हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द सीरीज प्रीपोजिशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रीपोजिशन का थर्ड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले प्रीपोजिशन से रिलेटेड दो पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। उनका लिंक आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। रही बात आज के इस वीडियो की, तो दोस्तों हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी 10 प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। इन प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्या कन्फ्यूजन है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या एक्सेप्शन है, सभी कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं वो कौन कौन से प्रीपोजिशन है जो हमें अच्छे तरीके से समझने हैं। तो जैसा कि आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रीपोजिशन है बिटवीन। तो दोस्तों, बिटवीन का मतलब ही होता है बीच में। और कितनों के बीच में? दो के बीच में। जब दो के बीच में का सेंस आए तो आपको बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करना है, पहले ये आप समझ लें, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल सिंपली इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मेरा एग्जांपल है, निकिता इज सिटिंग बिटवीन निदिशा एंड प्रीति, यानी कि दो लोगों के बीच में बैठे होने की बात हो तो हम सिंपली बिटवीन का यूज करते हैं, जैसा कि एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं। तो निकिता निदिशा और प्रीति के बीच में बैठी हुई है। तो जब भी बीच में का सेंस आए, दो के बीच में का सेंस आए, तो आपको बिटवीन का यूज करना है, सोचने की ही जरूरत नहीं। लेकिन कई बार कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने, वहां पर दो से ज्यादा के लिए भी हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। जैसा लिखा हुआ है, बिटवीन का यूज दो से अधिक के लिए तब किया जाता है जब वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, यानी आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में आबद्ध होते हैं। तो उस केस में भी हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर ऐसा एग्जांपल आपके सामने आए, जैसे देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। अब यहाँ पर देखो, तीन देशों की बात हो गई है। अब मैंने जैसे कि बताया कि दो के लिए बिटवीन का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर तीन के लिए भी हम बिटवीन का यूज करेंगे, क्योंकि इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश आपस में कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। तो इस सेंस में हम जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, ऐसा सेंस हमारे सामने आता है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में हम बिटवीन का यूज करते हैं, अमंग का यूज नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे आपको इतना जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली आप सेंटेंस को देखते ही अंडरस्टूड कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन सेट करना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अ ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन थ्री पार्टीज, तीन पार्टियों के मध्य में एक संधि जो है साइन किया गया, संधि हुई। तो संधि हुई तो कहने का मतलब तीन पार्टी, वैसे दो से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मैंने बिटवीन यूज क्यों किया? क्योंकि एक तरह से आपस में ये एसोसिएट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेंस आपको देखना है, समझना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही इंसर्टेड अ नीडल बिटवीन द क्लोज पीटल्स ऑफ अ फ्लावर, यानी फ्लावर की जो पीटल्स होती हैं उनके बीच में से नीडल मैंने उसने इंसर्ट की, सुई को इंसर्ट किया। तो काफ़ी पीटल्स हैं, ठीक है ना। तो दो से तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन ऐसे सेंस में भी जो आपस में क्लोजली एसोसिएटेड आपको नजर आए, ऐसा सेंस आपको मिलता हो, तो वहाँ पर आप बिटवीन का यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आप कह सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको बिटवीन का यूज़ करना है। वैसे नॉर्मली हम बिटवीन का यूज़ दो के बीच में ही करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे बिटवीन के बारे में यही होता है। और एग्जाम में जब पूछा जाता है तो नॉर्मली दो के बीच का सेंस ही उसमें पूछा जाता है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि दो से ज़्यादा के लिए भी हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, लेकिन उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर ये चीज़ हमें महसूस होनी चाहिए कि वो जो चीज़ें हैं वो आपस में क्या है, क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है। ऐसा सेंस वहाँ पर निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा बिटवीन। अब बात करते हैं हमारे सेकंड प्रीपोजिशन की आज की इस वीडियो की, वो है अमंग। तो दोस्तों, अमंग जैसे बिटवीन दो के बीच में होता है तो अमंग का यूज होता है। वैसे तो अमंग का मतलब होता है बीच में, लेकिन अमंग का यूज होता है दो से अधिक के बीच में, ठीक है। बिटवीन का यूज होता है दो के बीच में और अमंग का यूज होता है दो से अधिक के बीच में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी जब दो से अधिक की बात हो रही है तो वहां पर आप अमंग का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारा है, इमरान वॉज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बीच में, सेंस तो बीच में आएगा, यहाँ पर दो की बात नहीं हो रही है। फ्रेंड्स यानी कई फ्रेंड्स हो सकते हैं, 3, 4, 5, 15 जितने भी हो सकते हैं। तो वो उनके बीच में बैठा हुआ था, तो इस सेंस में हम अमंग का यूज करेंगे। अगला हमारा एग्जांपल है, जैसे ही इज स्टैंडिंग अमंग 4 गर्ल्स, 4 लड़कियों के बीच में वो खड़ा है। तो कहने का मतलब है दो से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर उस सेंस में हम अमंग का यूज़ करेंगे। अमंग का मतलब भी होता है बीच में, और अमंग का यूज़ होता है दो से अधिक के सेंस में। लेकिन एक छोटा सा और जो कई बार बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि अमंग और अमंग्स को लेकर बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि अमंग का यूज़ करें कि अमंग्स का यूज़ करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमंग्स्ट जो है इसका यूज़ अब ऑब्सलीट हो गया है, लगभग नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको अमंग या अमंग्स्ट में से किसी एक का चयन करना होता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अगर अमंग के बाद में, यानी एक बात ये क्लियर है कि अमंग और अमंग्स दोनों है, इन दोनों का जो सेंस होता है वो बीच में होता है, और दोनों का यूज़ दो से अधिक के लिए किया जाता है। लेकिन अमंग का यूज़ आप तब करेंगे जब अमंग का जो नेक्स्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है,
ठीक है। और अमंग्स का यूज होता है जब नेक्स्ट वर्ड वोवल साउंड से शुरू होता है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे बस। और बाकी अमंग का और अमंग्स का यूज बीच में के लिए होता है, दो से अधिक के लिए होता है। ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमंग्स्ट का है, ये देख लेते हैं। अमंग्स्ट का मतलब भी यही होता है दो से अधिक के बीच में, लेकिन वोवल साउंड होनी चाहिए बाद में, ठीक है। वैसे नॉर्मली अमंग्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना कि अमंग्स अगर जस्ट नेक्स्ट वर्ड जो है वो वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंस आप अमंग्स का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है ही इज़ पॉपुलर अमंगस्ट अस, यानी वो हमारे बीच में प्रसिद्ध है, यानी हम 5 6 कितने भी हो सकते हैं। तो अस अ साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने अमंगस्ट का यूज़ किया, अमंग का यूज़ नहीं किया है। अगला हमारा एग्जाम्पल है आई वॉज अमंगस्ट अमंग द क्राउड, यानी मैंने यहाँ पर अमंगस्ट का यूज़ भी किया है और अमंग का यूज़ भी किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब जो हमारा अमंग या अमंग्स के बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है उससे पहले अगर आर्टिकल द लगकर आ रहा है, तो आर्टिकल दे के आते ही आप वहां पर चाहे अमंग्स भी लिख सकते हैं और अमंग भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही होंगे। ये भी थोड़ा सा एक रूल है, आप मान लीजिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा एग्जाम्पल है जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स अमंग्स्ट द चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स अमंग द चिल्ड्रन, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल दे का यूज़ हुआ है। तो मोटी मोटी तौर पर अगर हम बात करें अब तक के इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, बिटवीन अमंग और अमंग्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों बिटवीन का यूज़ होता है दो के बीच में, कुछ रेयर केस में जहाँ पर दो से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है लेकिन वो आपस में क्लोजली एसोसिएटेड होती है, वहाँ पर उस सेंस के अंदर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली दो के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अमंग का यूज़ होता है दो से ज़्यादा के लिए, और अमंग्स का यूज़ भी होता है दो से ज़्यादा के लिए, बीच में के सेंस में होता है, ठीक है। बस अमंग और अमंग्स में फ़र्क इतना ही है कि अमंग के बाद में जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, और अमंग्स के बाद में जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो वोवल साउंड से शुरू होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर अमंग या अमंग्स के बाद में जैसे अगर नेक्स्ट वर्ड है उससे पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, तो द से पहले आप अमंग्स भी लगा सकते हैं, अमंग भी लगा सकते हैं, दोनों ही आपके सही होंगे। तो कुल मिला के 3 प्रीपोजिशन मैंने आपको बता दिए और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी वीडियो लास्ट में मैं इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस भी लेकर आऊँगा, सेंटेंसेस भी आपको बताऊँगा ताकि आप बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है एमिड। तो एमिड का मतलब भी होता है बीच में के सेंस में। दोस्तों जैसे 5 प्रीपोजिशन है, बिटवीन है, अमंग है, अमंगस्ट है, एमिड है, एमिडस्ट है, ये 5 प्रीपोजिशन है और इन पांचों प्रीपोजिशन का मतलब भी होता है बीच में के सेंस में, लेकिन अलग अलग सेंस अलग अलग निकलता है। जैसे बिटवीन का मतलब दो के बीच में, अमंग का मतलब दो से ज़्यादा के बीच में, अमंगस्ट का मतलब भी दो से ज़्यादा के बीच में, बस वोवल और कॉन्सोनेंट वाला नियम आपको ध्यान रखना है। और एमिड का मतलब भी होता है बीच में की स्थिति में, लेकिन यहाँ पर इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पहले समझ लेते हैं। किसी हालात, परिस्थिति, मन की स्थिति के बीच में, यानी जब ऐसी सिचुएशन आ रही है, कोई कंडीशन की बात हो रही है, कोई सिचुएशन की बात हो रही है, किसी स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है, और खास तौर से ये ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है, तो वहाँ पर हम एमिड का यूज़ करेंगे, और एमिड के बाद में भी कॉन्सोनेंट साउंड, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू होगा। जो अमंग और अमंग्स के बीच में डिफरेंस है वही एमिड और एमिड्स में भी डिफरेंस है। तो कहने का मतलब एमिड के बाद में भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड नजर आएगी, ठीक है। जो वर्ड आएगा उसकी साउंड होगी वो कॉन्सोनेंट साउंड होगी। और एमिड का यूज़ कहाँ किया जाता है, किसी भी सिचुएशन से पहले, किसी भी कंडीशन से पहले, किसी भी स्टेट ऑफ माइंड से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही फिनिश्ड हिज स्पीच एमिड ट्रिमेंडस एप्लॉज, यानी उसने अपना भाषण जो है समाप्त किया एमिड, बीच में ट्रिमेंडस एप्लॉज, यानी शानदार प्रशंसा के बीच में उसने अपना भाषण जो है समाप्त किया। तो कुल मिलाकर ये ट्रिमेंडस एप्लॉज है, ये अनकाउंटेबल नाउन है ना। और इससे पहले हमने एमिड का यूज़ किया, एमिड का सेंस आ रहा है बीच में, ठीक है। और टे का साउंड आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने एमिड का यूज़ किया। अगर वोवल साउंड होता तो हम एमिड्स यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल है ही कुड सी नथिंग एमिड द स्मोक, यानी वो कुछ ना देख सका एमिड द स्मोक, धुएं के बीच में कुछ ना देख सका, यानी बीच में का सेंस आ रहा है, लेकिन काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो बीच में के सेंस में अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम एमिड का यूज़ करते हैं, और वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू होता है। अगर द आर्टिकल आ रहा है तो आप एमिड्स भी लिख सकते हैं और एमिड भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही होंगे। अब बात कर लेते हैं इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है एमिड्स्ट। तो एमिड्स का मतलब भी होता है बीच में के सेंस में, किसी सिचुएशन, किसी कंडीशन, किसी स्टेट ऑफ माइंड, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम एमिड्स का यूज़ करते हैं। बस खास बात यही रहती है कि इसके बाद में वोवल साउंड होती है, ठीक है। बाकी यूज सेम यही है। तो कुल मिलाकर हमने 5 प्रीपोजिशन अच्छे तरीके से समझ लिए, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, एमिड और एमिड्स।
एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, अमंग का मतलब होता है दो से ज़्यादा के बीच में, अमंग्स का मतलब भी होता है दो से ज़्यादा के बीच में। लेकिन अमंग और अमंग्स में फ़र्क इतना ही है कि अमंग के बाद में जो वर्ड होगा वो होगा कॉन्सोनेंट साउंड, और अमंग्स के बाद में जो वर्ड होगा वो वर्ड शुरू होगा वोवल साउंड से। ठीक है, बिटवीन के बारे में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि बिटवीन का वैसे तो यूज़ दो के बीच में के सेंस में होता है, लेकिन कई बार रेयर केस में कई बार दो से ज़्यादा चीज़ें होती है, लेकिन वो चीज़ें आपस में क्लोजली एसोसिएटेड होती है, तो उस सेंस में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एमिड और एमिड्स की। तो एमिड और एमिड दोनों दोनों जो प्रीपोजिशन है इनका यूज़ भी बीच में के सेंस में होता है, लेकिन इनके बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, और सिचुएशन ऐसी होती है कि किसी कंडीशन की बात की गई होगी, किसी सिचुएशन की बात की गई होगी, किसी स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई होगी, और अनकाउंटेबल नाउन होगा पक्का इसके बाद में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एमिड का यूज़ होता है, एमिड के बाद में जो वर्ड होगा उसकी साउंड होगी कॉन्सोनेंट साउंड होगी, और एमिड्स जो होगा उसके बाद में जो वर्ड होगा उसकी साउंड होगी वोवल साउंड। तो मोटी मोटी ये 5-6 बातें थी इन पांचों प्रीपोजिशन के बारे में जो आपने समझी है। मुझे उम्मीद है आपको ये 5 प्रीपोजिशन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, जो बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आउट ऑफ। अब आउट ऑफ का क्या सेंस होता है? आउट ऑफ का दो यूज होते हैं इसके, एक तो होता है बाहर निकलने के सेंस में, और दूसरा होता है इतनी संख्या में से। तो बड़ा सिंपल है, पहले का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे बाहर निकलने के सेंस में हम कैसे यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, यानी मैं मेरे घर से बाहर आ रहा हूँ। गेट आउट मतलब घर से बाहर निकलना, बाहर निकलने का सेंस आ रहा है। ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली से बाहर गया हुआ है। तो बाहर निकलने के सेंस में सिंपली आप आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। दूसरा, हम इतनी संख्या में से जनरली हम बोलते हैं, इस प्रीपोजिशन को बार बार हम यूज़ भी करते हैं। जैसे मान लो लक्षिता स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100, यानी लक्षिता ने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए। तो में से या संख्या में से, उस सेंस में भी हम आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15, 15 में से ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं, यानी 2 विद्यार्थी हैं। तो संख्या में से का सेंस आता हो या बाहर निकलने का सेंस आता हो, तो वहाँ पर ऐसे सेंस के अंदर हम आउट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 प्रीपोजिशन। अब हम बात करते हैं हमारे 7वें प्रीपोजिशन की, जो कि है ऑन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एतबार से। अक्सर एग्जाम में इस पॉइंट से, इस प्रीपोजिशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पहला यूज़ क्या है? ऑन का है ऊपर रखा होना, यानी इसमें स्थिरता का भाव होता है। ऑन का ये पहला यूज होता है, एक तो ऊपर रखा हुआ होना, और ऐसे सेंस में जब किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा, एकदम स्थिरता की बात की जा रही। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, यानी पेन जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यानी यहाँ पर किसी तरह का मूवमेंट नजर नहीं आया, बस पेन जो है वो स्थिर अवस्था में रखा हुआ है टेबल के ऊपर। तो ऊपर रखा हुआ होने के सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं। इसी तरीके से रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, तो रोहित जो है एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है, स्थिर अवस्था है, किसी तरह का मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। तो स्थिर अवस्था में जब कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी हुई होती है, उसके धरातल को छुई हुई होती है, तो वहां पर उस सेंस में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एक तो मोटा मोटा यूज ये होता है। दूसरा यूज होता है किसी भी डे से पहले, किसी भी डेट से पहले, किसी भी फेस्टिवल से पहले, या किसी खास ओकेजन, किसी खास अवसर के साथ भी हम ऑन का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आई वेंट ऑन संडे, तो किसी भी डे से पहले हम ऑन संडे, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, अगर संडे से पहले मान लो लास्ट है या नेक्स्ट है, तो उससे पहले फिर प्रीपोजिशन नहीं आता है, यानी ऑन प्रीपोजिशन का हम यूज़ नहीं करते। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी डे से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, किसी भी डेट से पहले, जैसे ही केम ऑन 7 फरवरी 2024, ठीक है, तो डेट से पहले भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। एक है जैसे आई विल कम होम एट होली या ऑन होली, यानी किसी भी फेस्टिवल से पहले, किसी भी ओकेजन से पहले हम एट का यूज़ भी कर सकते हैं और ऑन का यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। ही विल गो देयर एट ऑन हिज बर्थडे, ही विल गो देयर ऑन हिज बर्थडे, ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, दोनों ही आप, यानी किसी भी अवसर के पहले, किसी फेस्टिवल के पहले आप एट और ऑन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दो यूज़ हो गए, एक तो किसी ऊपर रखे हुए होने के सेंस में हम ऑन का यूज़ करते हैं, एक डे, डेट, फेस्टिवल और किसी खास अवसर से पहले, किसी ओकेजन से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। इसका तीसरा यूज़ है किसी तरफ, यानी आप मानकर चलें, ये फ्रेज आप ध्यान रखें, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। आपको टू द राइट, टू द लेफ्ट नहीं बोलना है। किसी खास सेंस में हम टू द राइट, टू द लेफ्ट बोलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये फ्रेज आप दिमाग में रखिए कि ऑन द राइट होता है, ऑन द लेफ्ट होता है, टू द राइट, टू द लेफ्ट नहीं होता है। फिलहाल आप इतना समझिए, बाद में बाकी चीज़ जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, यानी मैं राइट में खड़ा था, तो ऑन द राइट आप बोलेंगे, टू द राइट नहीं बोलेंगे। ठीक है। सुमन वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, सुमन लेफ्ट में खड़ी थी, तो ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट आपको बोलना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लेकिन एक इसमें जो एक्सेप्शन में आपके एक्सेप्शन के बारे में जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि जनरली कई बार आपने ऐसा सेंटेंस देखा होगा, कीप टू द लेफ्ट,
है ना। यहाँ पर मैं बता रहा था कि आपको ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट बोलना है, लेकिन ये सेंटेंस है कीप टू द लेफ्ट। अब इसका मतलब ये क्यों यहाँ मतलब टू क्यों आया कहने का मतलब, तो यहाँ टू इसलिए आया क्योंकि मूवमेंट का केस यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे इसका मतलब है बाएं और चलो, तो एक मूवमेंट की बात हो रही है ना, एक दिशा की तरफ, एक साइड की तरफ या दिशा की तरफ चलने का जो है संकेत मिल रहा है। तो ऐसे सेंस में जब मूवमेंट की बात होती है ना, अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझे तो अगर मूवमेंट की बात होती है तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मूवमेंट नहीं है, किसी स्थिरता की बात की जा रही है, तब तो हम ऑन का यूज करते हैं, अदरवाइज हम टू का यूज करते हैं। तो यही डिफरेंस है ऑन द राइट और टू द राइट में। ठीक, सॉरी, ऑन द राइट टू द राइट या ऑन द लेफ्ट या टू द लेफ्ट में यही अंतर है। जैसे पहला मेरा एग्जांपल था आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, मैं राइट में खड़ा हूं, तो यहां पर किस तरह का मूवमेंट नहीं है, इसलिए मैंने ऑन का यूज किया। लेकिन ये सेंटेंस है कीप टू द लेफ्ट, इसका मतलब है लेफ्ट में चलो, है ना, लेफ्ट की तरफ चलो, तो बाई तरफ चलो। तो यहां पर मूवमेंट की बात हो रही है, इसलिए हमने यहां पर टू का यूज किया, आपको ऑन का यूज नहीं करना। इसी तरीके से जैसे टू द नॉर्थ टू द साउथ ऐसे भी हम बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब मूवमेंट की बात होती है तो हम टू का यूज़ करते हैं, स्थिरता की बात होती है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। ये कुछ फ्रेजेस हैं, इन्हें आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए ना। ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट, ठीक है, लेकिन टू द राइट टू द लेफ्ट तभी होगा जब कोई मूवमेंट की बात होगी। इसी तरीके से टू द नॉर्थ टू द साउथ हम बोलते हैं, ऑन द नॉर्थ ऑन द साउथ हम कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, टू द नॉर्थ टू द साउथ आपको बोलना है बस। टू द लेफ्ट तभी आएगा, टू द लेफ्ट यहाँ पर तभी आए यानी यहाँ पर मूवमेंट की बात की जा रही है, अदरवाइज हम ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट बोलते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है अक्सर, और अक्सर बच्चे इसे गलत कर देते हैं, तो ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। और एक जो अभी मैं बात कर रहा था इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो वो ये है जैसे लास्ट नेक्स्ट एवरी के साथ एट इन ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपको हमें ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे यहाँ पर प्रीपोजिशन आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे प्रीपोजिशन लगाकर उस सेंटेंस को, उस आंसर को अपना गलत कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जैसे एग्जांपल है आई वेंट टू जयपुर लास्ट मई, है ना, तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिखेंगे आई वेंट टू जयपुर इन लास्ट मई, मैं पिछली मई में जयपुर गया, ऐसा नहीं लिखेंगे आप। आई वेंट टू जयपुर लास्ट मई, बस आपको सिंपली ऐसा ही लिखना है, इससे पहले प्रीपोजिशन आपको नहीं लगाना है। आप ऐसा नहीं लिख सकते आई वेंट टू जयपुर इन लास्ट में, इन नहीं आएगा क्योंकि लास्ट आ गया, तो लास्ट से पहले इन ऑन एट का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट संडे, तो यानी वो वापस आ रहा है, नेक्स्ट संडे वापस आ रहा है। अब सिंपली हम जैसे डे से पहले ऑन का यूज करते हैं, लेकिन संडे से पहले नेक्स्ट आ गया, इस केस में यहां पर ऑन का यूज नहीं होगा। आप सिंपली ऐसा ही लिखेंगे ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट संडे, आप ऐसा नहीं लिखेंगे ही इज कमिंग बैक ऑन नेक्स्ट संडे, ऐसा लिखते ही आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आई गो होम एवरी होली, यानी मैं घर जाता हूं, हर होली मैं घर जाता हूं, तो यहां पर आप ऐसा नहीं लिखेंगे आई गो होम एट एवरी होली या आई गो होम ऑन एवरी होली, ऐसा आप नहीं लिखेंगे। एवरी आते ही यहां पर कोई प्रीपोजिशन अब नहीं आएगा, आपको सिंपली ऐसे ही अपना आंसर करना है आई गो होम एवरी होली। और अगर ब्लैंक दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है, तो वहां पर आप क्रॉस का यूज करेंगे, यानी वहां पर आप प्रीपोजिशन फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी वर्ड से पहले लास्ट नेक्स्ट एवरी आ जाए तो उससे पहले कम से कम एट इन और ऑन प्रीपोजिशन का यूज तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब बात करते हैं हमारे 8वें प्रीपोजिशन की। हमारा 8वां प्रीपोजिशन है अपॉन या ऑन टू। अपॉन या ऑन टू दोनों का ही सेंस क्या आता है, ऊपर के सेंस में आता है, बस इसमें मूवमेंट नजर आता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना, जैसे जब हम ऑन की बात कर रहे थे तो ऑन में कोई मूवमेंट नहीं था, है ना, एक स्थिरता की बात की जा रही थी। लेकिन अपॉन या ऑन टू जो है इसमें क्या होता है, एक दिशा, एक गति, एक मूवमेंट की बात होती है। जैसे एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गति करके बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना, कुल मिलाकर एक मूवमेंट की बात की जा रही है। तो वहां पर उस सेंस में हम ऊपर के सेंस में अपॉन या ऑन टू का यूज करते हैं। अगर मूवमेंट की बात नहीं होती तो हम ऑन का यूज करते, है ना। जैसे मैंने कहा था द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, तो पेन जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ, कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए हमने ऑन का यूज किया था। लेकिन अगर मूवमेंट होता है तो हम अपॉन का यूज या ऑन टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने ये रहा आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, है ना, तो आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स यानी जंप किया गया है, एक मूवमेंट की बात हो रही है, इसलिए हमने ऑन टू का यूज किया। आप अपॉन का यूज भी कर सकते हैं, दोनों ही आपके सही हैं। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो एक मूवमेंट की बात हो रही है, एक छोटा ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की दिशा में गति करके बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, एक तरह से मूवमेंट की बात हो रही है, तो वहां पर भी हम अपॉन या ऑन टू का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यही अंतर है। ऑन का मतलब होता है स्थिरता, यानी स्थिरता की बात होती है तब तो हम ऑन की बात करते हैं ऊपर के सेंस में, और अगर कोई मूवमेंट की बात हो रही है तो हम ऊपर के सेंस में अपॉन या ऑन टू की बात करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन, और नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है अगेंस्ट। देख लेते हैं अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल यूज है, इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती अक्सर। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ होना, के सहारे, के वास्ते, इस सेंस में हम अगेंस्ट का यूज करते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर खिलाफ होने के सेंस में कैसे सेंटेंस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारा है वाई इज ही अगेंस्ट यू, वो आपके खिलाफ क्यों है। तो खिलाफ होने के सेंस में सिंपली हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। एक के सहारे, जैसे एग्जाम्पल है पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार के सहारे सीढ़ी को खड़ा कर दो, सीढ़ी को लगा दो, है ना, रख दो, सीढ़ी को रख दो या सीढ़ी को लगा दो के सहारे। तो ऐसे सेंस में भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। और एक वास्ते के सेंस में भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, जैसे सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डेज, यानी बरसात के दिनों के लिए कुछ बचा लो, के वास्ते कुछ बचा लो। तो के वास्ते के सेंस में, ऐसे सेंस में भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। तो सिंपली मोटे मोटे तौर पर ये तीन ही यूज होते हैं, ऐसी सेंस में हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। खिलाफ होने के सेंस में, सहारे के सेंस में और के वास्ते के सेंस में। जब वाक्य में किसी सेंटेंस में के वास्ते का सेंस आ रहा है तो वहां पर हम अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट वीडियो और लास्ट प्रीपोजिशन, और लास्ट प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट का मतलब सिंपली एक तो बारे में के सेंस में होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो बारे में के सेंस में हम अबाउट का यूज करते हैं। मोटे मोटे तौर पे तो सभी को पता है, लेकिन दूसरा एक इसका यूज और होता है इधर उधर के अर्थ में, इधर उधर के सेंस में। जैसे मैंने बोला कि चिल्ड्रन वर रनिंग अबाउट द पार्क, यानी बच्चे जो थे वो पार्क के इधर उधर दौड़ रहे थे। तो इधर उधर के सेंस में भी हम अबाउट का यूज करते हैं। यहाँ अबाउट बारे में नहीं है, यहाँ अबाउट का सेंस है इधर उधर के अर्थ में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आपके सामने आता है तो अबाउट का एक सेंस इधर उधर के अर्थ में भी होता है। और एक तीसरा जो इसका यूज है वो है वाला या वाली के अर्थ में। जैसे मैंने कहा कि मैं जाने वाला हूँ या मैं आने वाला हूँ, ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, वो काम शुरू करने वाला है, तो वाला या वाली का सेंस आता है, तो वहां पर भी हम अबाउट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई एम अबाउट टू गो, यानी मैं जाने वाला हूं, तो वाले के सेंस में यहां पर हमने अबाउट का यूज किया। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहता ट्रेन स्टार्ट होने वाली है तो ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, है ना। तो इस तरीके से हम अबाउट का यूज वाला वाली के सेंस में भी करते हैं। ठीक है, तो ये थे 10 प्रीपोजिशन जिन्हें मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। जो भी कन्फ्यूजन थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी एक्सेप्शन थे, सभी कुछ इन 10 प्रीपोजिशन से रिलेटेड मैंने सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताया। अब देख लेते हैं इन 10 प्रीपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंस, ताकि उन सेंटेंस को देखने के बाद में, समझने के बाद में, इन टॉपिक यानी इन ये जो प्रीपोजिशन आज के इस वीडियो में हमने समझे, इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं रहेगा। तो 50 एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, इन 50 एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, तो कुल मिलाकर ये जो 10 प्रीपोजिशन आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, आप अच्छी तरीके से इन्हें समझ पाएंगे। तो देखते हैं, हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अमंग का यूज दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है, और तो जैसे आप फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स दो से ज़्यादा ही हैं, है ना। तो उस सेंस में हमने अमंग का यूज़ किया है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हमने अमंग का यूज़ किया। वैसे अमंग और अमंग्स दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर कई बार अमंग और अमंग्स को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, एग्जाम में दोनों ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक का चयन करना है, तो वहां पर आप वो फॉर्मूला कॉन्सोनेंट साउंड या वोवल साउंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। वैसे अगर सिंपली आप अमंग अमंग्स कोई भी करें तो ठीक है, चलेगा, आपका सही माना जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसी किसी सिचुएशन क्रिएट होती है आपके सामने, तो वहां पर फिर वो अगर अमंग के बाद में अगर जो कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप अमंग का यूज़ करें, अगर वोवल साउंड है तो आप अमंग्स का यूज़ करें। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है आई हैव स्पेंट मेनी डेज अमंग दोज पीपल। तो दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए हमने बीच में के सेंस में अमंग का यूज़ यहाँ पर किया है। अगला हमारा एग्जांपल है देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन अमंग्स अस, यानी यहाँ पर मैंने बिटवीन का भी यूज़ किया है और अमंग्स का भी यूज़ किया है। बिटवीन का मतलब दो के बीच में होता है, वो तो सिंपली हम समझ ही गए। लेकिन अस यानी अगर मान लो दो लोगों की अस के लिए हम दो लोग होते हैं उनके लिए भी तो हम अस का यूज़ करते हैं, और अस जो है अ से शुरू होता है, यानी वोवल साउंड से शुरू होता है, इसलिए बीच में के सेंस में यहाँ पर हम अमंग्स का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अमंग्स का यूज़ भी आप कर लेंगे और बिटवीन का यूज़ भी आप कर लेंगे। ठीक है, यहां पर जो ये ध्यान रखना है आपको, क्या यहां पर अमंग्स का यूज मैंने इस सेंस में किया कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि लोग दो से ज्यादा है, और दो से ज्यादा के लिए भी हम जैसे मैं बोलूंगा तो मैं अस का ही यूज करूंगा ना, तो उस सेंस में मैंने यहां पर अमंग्स का यूज किया और बिटवीन का सिंपली यूज हमने दो के लिए किया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला हमारा एग्जाम्पल है द फूड वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट ऑल। तो अमंगस्ट ऑल आ गया, तो ऑल वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने अमंगस्ट का यूज़ किया है, और जाहिर सी बात है दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, बीच में का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने अमंगस्ट का यूज़ किया है। अगला हमारा सेंटेंस है आई वॉज बैडली स्टक एमिड द ट्रैफिक। अब मैंने आपको बताया था कि एमिड का यूज भी बीच में के सेंस में होता है, बस फर्क यही होता है कि एमिड के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो ट्रैफिक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस सेंस में मैंने एमिड का यूज बीच में के सेंस में किया है। यानी एक सिचुएशन हो गई, कोई कंडीशन हो गई, कोई स्टेट ऑफ माइंड हो गई, तो उनसे पहले हम एमिड का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने रूल्स में आपको बताया। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एमिड का यूज करेंगे। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है ही वॉज वॉकिंग अगेंस्ट द विंड, है ना। तो वो चल रहा था अगेंस्ट द विंड, हवा के खिलाफ। तो खिलाफ का सेंस आ रहा है, तो सिंपली इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, आप अगेंस्ट का यूज
कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई लॉस्ट माई मोबाइल एमिड द केओस इन द पार्टी। अब केओस इन द पार्टी एक सिचुएशन की बात हो रही है, एक सिचुएशन की बात हो रही है, तो इस सेंस में बीच में के सेंस में हम एमिड का यूज करते हैं। दो की बात होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, दो से ज्यादा की बात होती है तो अमंग या अमंग्स का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर तो अनकाउंटेबल स्थिति है ना, कोई सिचुएशन की बात हो रही है तो इस सेंस में बीच में के सेंस में हम एमिड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आर्टिकल द लिखा होता है एमिड या एमिड्स दोनों यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम एमिड के लिए कॉन्सोनेंट साउंड और एमिड्स के लिए हम क्या करते हैं, वोवल साउंड का थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है एमिड द टेंशन ऑफ द एग्जाम आई फॉरगॉट आई हैड टू कम टू योर हाउस टुडे। तो यहाँ पर वही बात, एक सिचुएशन आ गई इसलिए यहाँ पर मैंने बीच में के सेंस के लिए एमिड का यूज किया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और इन एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो ये जो 10 प्रीपोजिशन मैंने आज आपको बताए इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके जहन में रहने ही नहीं वाला है, ये मेरा दावा है। अगला हमारा सेंटेंस है एमिड लाफ्टर एंड जॉक्स आई सडनली रिमेंबर्ड माई होमवर्क, यानी हंसी मजाक के बीच में। तो हंसी मजाक के बीच में के सेंस में यहाँ पर किसी संख्या की बात नहीं हो रही है, तो बीच में के सेंस में यहाँ एमिड का यूज करेंगे। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड है, लाफ्टर ले से शुरू है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर हमने एमिड का यूज किया। ठीक है, अगर वोवल साउंड होता तो आप एमिड्स का यूज कर सकते थे अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई एम सिटिंग बिटवीन माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो सीधी सिंपल सी बात है, दो की बात हो रही है तो दो की बात हो रही है इसलिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन अगला एग्जाम्पल है शेयर द स्वीट्स बिटवीन जॉन पॉल शू एंड बर्लिन। ठीक है ना, तो जब ऐसा सेंस आ रहा है, एक एसोसिएशन की बात हो रही है, एक क्लोजली एसोसिएटेड ऐसा लग रहा है आपको, एक सेंस निकल कर आ रहा है, तो वहां पर आप बिटवीन का यूज करेंगे। ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इतना कि ऑटोमेटिकली सेंटेंस को देखते आप भांप पाएंगे कि यहाँ पर हमें बिटवीन यूज करना है, यहाँ पर सेंटेंस का क्या सेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए तो वहां पर हम दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन का यूज करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है व्हाट वर यू डूइंग बिटवीन 6 PM एंड 8 PM। तो दो समय की बात हो रही तो सिंपली आप बिटवीन का यूज करेंगे। ही वॉज स्विमिंग अगेंस्ट वेव्स, तो वो लहरों के खिलाफ तैर रहा था, तो खिलाफ का सेंस आया इसलिए यहाँ पर आप अगेंस्ट का यूज करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग या अमंग्स द स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर आर्टिकल द है तो द से पहले आप बीच में के सेंस में अमंग का भी यूज कर सकते हैं और अमंग्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही आपके सही हैं। और दो से ज़्यादा की बात होनी चाहिए तो सिंपल सी बात है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है, बीच में का सेंस आ रहा है, आर्टिकल दे लगा हुआ है, तो आप अमंग का यूज़ भी कर सकते हैं और अमंग्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट द टेस्ट पेपर अमंग दोज स्टूडेंट्स, यानी उन बच्चों में बीच में का सेंस आ रहा है लेकिन दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो यहाँ पर आप अमंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, अमंग्स नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर साउंड जो है द साउंड आ रही है, तो द साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने अमंग का यूज किया दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसी अवसर पर है ना, किसी फेस्टिवल पर, किसी डेट के पहले हम ऑन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर इस सेंस में हम ऑन हर सक्सेस लिखेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगला हमारा एग्जाम्पल है ही वॉज वॉन्डरिंग अबाउट माई हाउस, ये इंपॉर्टेंट है, ही वॉज वॉन्डरिंग अबाउट माई हाउस। तो मैंने आपको बताया था कि अबाउट का यूज के बारे के सेंस में भी होता है और इधर उधर के सेंस में भी होता है, तो यहां पर इसका सेंस निकल कर आ रहा है ही वॉज वॉन्डरिंग अबाउट माई हाउस, वो मेरे घर के इधर उधर घूम रहा था, तो इधर उधर के सेंस में यहां पर अबाउट का यूज किया गया, तो ऐसे सेंस में अबाउट प्रीपोजिशन आपको यूज करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 कहता है प्लीज कम टू मी बिटवीन 4 PM एंड 6 PM। तो दो समय की बात हो रही है, दो के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ऑल द 4 फ्रेंड्स डिवाइडेड द मनी अमंग देमसेल्व्स। सीधी सी बात है, सेंटेंस में बता दिया है, 4 दोस्तों की बात हो रही है, तो 4 दोस्तों की बात यानी दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो इस सेंस में हम अमंग का यूज करेंगे। ठीक है, अगला है देयर इज ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू। तो अगेंस्ट यू यानी अगेंस्ट का मतलब यहाँ पर खिलाफ होने के सेंस में, तो हमने अगेंस्ट का यूज किया। एक खास बात और है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, कंप्लेंट को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्लेंट जो है अपने आप में एक नाउन है। ठीक है, और ये जो वर्ब बनती है तो कंप्लेन हो जाती है, टी जो है वो हट जाता है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है कंप्लेंट। लेकिन अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो कंप्लेन की सेकंड फॉर्म कंप्लेंट लिखते हैं यानी टी लगा देते हैं, जबकि कंप्लेंट एक नाउन है और अगर इसका वर्ब बनाएंगे तो वो टी हटा देंगे, कंप्लेन हो जाएगा। और कंप्लेन की सेकंड फॉर्म होती है COMPLAINED, कंप्लेंट। थर्ड फॉर्म भी होती है कंप्लेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कंप्लेंट नाउन होता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर प्रीपोजिशन अगेंस्ट ही आएगा क्योंकि अगेंस्ट का सेंस होता है खिलाफ के सेंस में, और यहाँ पर ऐसा सेंस निकल कर आ रहा है इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन हमने अगेंस्ट भरा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे अगले सेंटेंस। हमारा सेंटेंस नंबर 21 कहता है
यू विल हैव टू वॉक टू द नॉर्थ। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जब भी मूवमेंट की बात होती है तो आप टू द नॉर्थ, टू द साउथ, टू द ईस्ट, टू द वेस्ट ऐसा ही बोलेंगे। अगर मूवमेंट की बात नहीं तो आप बोलेंगे ऑन द राइट या ऑन द लेफ्ट। तो ये फ्रेजेस आपको अपने दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कीप टू द लेफ्ट, तो उस सेंस में मैंने टू यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट की बात हो रही थी, है ना। तो इसलिए ऐसे सेंस में आप टू का यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट बोलेंगे। और दिशाओं के नाम के पहले तो जनरली हम टू द लेफ्ट या टू द नॉर्थ, टू द साउथ हम बोलते हैं। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं, आप इनको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना। अगला हमारा एग्जांपल है सी गोज टू स्कूल ऑन फुट। तो फुट से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑन का आपको यूज़ करना है। आई विल कम बैक ऑन मंडे या बाय मंडे, यहां पर आप दोनों प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। आई विल कम बैक, मैं मंडे को आऊंगा या मंडे तक आऊंगा। बाय का यूज करेंगे तो तक का सेंस आ जाएगा, ऑन का यूज करेंगे तो को का सेंस आ जाएगा, यानी मंडे को आऊंगा। लेकिन अगर मंडे से पहले नेक्स्ट आता तो यहां पर आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। बाय का करें या ना करें, लेकिन ऑन प्रीपोजिशन का यूज बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको पिछले रूल्स में बताया। अगला हमारा एग्जाम्पल है ही टुक द बुक्स आउट ऑफ द बैग। तो आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकालने के सेंस में, तो सिंपली आप यूज कर सकते हैं। द नोटिस इज पेस्टेड ऑन द वॉल, तो ऑन का यहाँ पर ऑन द वॉल इस सेंस में आप दीवार पर के सेंस में आप ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। आई वॉज स्टैंडिंग एमिड नॉइस। अब यहाँ पर देखो, जैसो एमिड का मतलब यहाँ पर बीच में का सेंस आ रहा है, तो बीच में का यानी हम बिटवीन का भी यूज नहीं कर सकते, अमंग का भी यूज नहीं कर सकते, अमंग्स का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब क्या आते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। एमिड का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, और यहाँ पर नॉइज है तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम जो है उससे पहले यूज करेंगे एमिड का, बीच में के सेंस में, ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड आ रही थी इसलिए मैंने एमिड का यूज किया। अगर वो साउंड होती तो हम एमिड्स का यूज कर सकते थे। अगला हमारा सेंटेंस है मथुरा इज बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। दो की बात हो रही है, दो की बीच में की बात हो रही है, तो बिटवीन का यूज आपको करना है। ही इज नॉन अमंग हिज फ्रेंड्स एज अ बुक वर्म, ठीक है। तो बीच में के सेंस में, यानी दो से ज्यादा की बात हो रही है, बीच में का सेंस आ रहा है, तो आप अमंग का यूज करेंगे। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वाला वाली का सेंस आता है तो वहां पर भी हम अबाउट का यूज करते हैं, तो यहां पर इसका सेंस निकल कर आ रहा है द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, इन ट्रेन स्टार्ट होने वाली है ना। तो वाला या वाली का सेंस आता है तो वहां पर भी हम अबाउट का यूज करते हैं। द रैबिट इज अमंग द बुशेज, तो बुशेज आ गया तो झाड़ियों के बीच में है, बीच में का सेंस आ रहा है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो वहां पर उस सेंस में हम अमंग का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, 50 एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एग्जाम्पल नंबर 31 ये देख लेते हैं। दिस इज द इंजेक्शन अगेंस्ट कोलेरा। तो अगेंस्ट मतलब खिलाफ का सेंस आ रहा है, इसलिए यहां पर हमने अगेंस्ट का यूज किया है। वी वॉक्ड अबाउट 15 माइल्स, तो अबाउट का एक यूज और होता है लगभग के सेंस में। ये मैंने शायद पीछे रूल में नहीं बताया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है लगभग के सेंस में भी हम अबाउट का यूज करते हैं। यहां पे इसका मतलब हुआ वी वॉक्ड, हम चले, अबाउट लगभग 15 माइल्स यानी लगभग 15 मील हम चले, तो लगभग के सेंस में भी हम अबाउट का यूज करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ही इज अबाउट टू कम, वो आने वाला है, तो वाला वाली के सेंस में हम अबाउट का यूज करते ही हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द ट्रेन विल रीच जयपुर ऑन संडे मॉर्निंग। तो ऑन डे से पहले हम डे से पहले हम ऑन का यूज करते हैं। बस कोई ध्यान रखना है नेक्स्ट हो लास्ट हो तो उससे पहले आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, वो जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया। अगला हमारा एग्जांपल है द एनुअल फंक्शन टेक्स प्लेस ऑन 10th अगस्त। तो 10th अगस्त डेट आ गई, तो डेट से पहले हम ऑन का यूज करते हैं। द डॉग जंप्ड अपॉन द फ्लोर ऑन टू द फ्लोर। मूवमेंट नजर आ रहा है, मूवमेंट नजर आ रहा है तो सीधी सी बात है आप अपॉन या ऑन टू का यूज करेंगे। मूवमेंट नहीं होता है तो हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। आई प्लेस्ड माई मोबाइल अपॉन द टेबल ऑन टू द टेबल, वही बात है, मूवमेंट कर रहा है, एक मूवमेंट नजर आया तो इसलिए हमने अपॉन या ऑन टू का यूज हम यहां पर करेंगे। इट इज अबाउट 5 o'clock, तो इट इज अबाउट 5 o'clock यानी 5 बजे के लगभग हम तो समय हो गया, तो लगभग के सेंस में हम यहां पर अबाउट का यूज करते हैं, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है देयर इज अ टेम्पल एमिड वाटर। तो वाटर के बीच में, पानी के बीच में, तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां पर हम एमिड का यूज करेंगे बीच में के सेंस में, ठीक है। साउंड भी हमारे यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए एमिड का यूज करना कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 40। एग्जाम्पल नंबर 40 क्या कहता है देयर वॉज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो वो खिलाफ का सेंस आ रहा है, तो खिलाफ का सेंस आ रहा है तो आप अगेंस्ट का यूज करेंगे। अगेंस्ट को लेकर वैसे ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यहां पर ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल यानी वो दीवार के सहारे खड़ा था, तो लीन अगेंस्ट, तो यहां पे खिलाफ नहीं होकर सहारे का सेंस आ रहा है, तो सहारे के सेंस में भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। एक देखो सिंपली हम कई बार स्टोरी लिखते हैं, हम बोलते रहते हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, वंस अपॉन ए टाइम हम बोलते हैं, तो ऐसे फ्रेजेस में ऐसी जो एक तरह से ईडियम है, एक मुहावरा है, तो ऐसे सेंस में भी हम अपॉन का यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर शामिल किया। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, अगर एग्जाम में ऐसा ही पूछ लिया जाए तो सिंपली आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपॉन यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है व्हाट डू यू नो अबाउट मी। तो अबाउट का मतलब यहाँ पर के बारे के सेंस में है, तो बारे में के सेंस में भी हम अबाउट का यूज करते हैं।
अब देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस नंबर 44, सेंटेंस नंबर 44 कहता है आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। तो खिलाफ है, तो खिलाफ के सेंस में अगेंस्ट का यूज करेंगे। ही वॉज वॉन्डरिंग अबाउट माई हाउस, वो मेरे घर के इधर उधर घूम रहा था। तो अबाउट यानी इधर उधर का सेंस आता है, तब अबाउट का यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है नो इंसेक्ट कैन सर्वाइव एमिड्स्ट एसिड। यहां पर मैंने देखो एमिड्स का यूज किया, क्यों किया? क्योंकि जो अगला वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन तो है ही, और क्या है, वोवल साउंड से भी शुरू है, इसलिए बीच में के सेंस में यहां पर मैंने एमिड्स का यूज किया है, एमिड का यूज नहीं किया। हालांकि एमिड एमिड्स दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर एग्जाम में दोनों ही वर्ड आपको दिए हो, एमिड भी दिया हो, एमिड्स भी दिया हो, और उनमें से आपको एक का चयन करना हो, तो उस सिचुएशन में आप वोवल या कॉन्सोनेंट वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। अदरवाइज वैसे सिंपली एक ही पूछा जाता है, तो आप अपना आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल है देयर इज ए पैलेस एमिड फॉरेस्ट, यानी जंगल के बीच में एक महल है, तो हमने बीच में के सेंस में यहाँ पर एमिड का यूज किया है। अगला हमारा सेंटेंस है आई विल कम ऑन नेक्स्ट मंडे। देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, इसलिए लगाया है कि नेक्स्ट से पहले ऑन का यूज नहीं होता, तो ये सेंटेंस सिंपली ऐसे ही बनेगा आई विल कम नेक्स्ट मंडे। यहाँ पर आपको कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अगर एग्जाम में एग्जामिनर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा सेंटेंस आपको देता है, तो नेक्स्ट लास्ट अगर ऐसा वर्ड दिया हुआ है डे से पहले, तो आप सोच लें वहाँ पर आपको किसी भी ऑन प्रीपोजिशन का ऐड प्रीपोजिशन का यूज आपको वहाँ पर नहीं करना है, वहाँ पर आपको क्रॉस फिल करना है। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है द बॉल फेल ऑन टू द बॉक्स। तो एक मूवमेंट नजर आ रहा है ना, बॉल जो है बॉक्स के ऊपर गिरी, तो ऊपर के सेंस में मूवमेंट नजर आ रहा है, तो वहाँ पर हम ऑन टू का यूज करेंगे। लेकिन कई बार ऑन टू जो होता है अलग अलग, ऑन टू तो मिलकर आए, और ऑन और टू जब अलग अलग आता है तो उसका सेंस अलग हो जाता है। जैसे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, चलो अगले वीडियो की तरफ चलते हैं, यानी एक तरह से दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है ना। तो उस सेंस में हम ऑन और टू को अलग अलग करके लिखते हैं, और उसका सेंस ही अलग हो जाता है। खाली अगर ऑन टू को मिलाकर हम लिखेंगे तो एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज होगा, और ऊपर में के सेंस में इसका यूज हम करते हैं। तो ये थे 50 सेंटेंस जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाए हैं, और इन 50 सेंटेंस में वो जो पीछे आज के इस वीडियो में 10 प्रीपोजिशन मैंने आपको बताए हैं, वो सभी प्रीपोजिशन में अच्छी तरीके से इन 50 सेंटेंस में मैंने कवर कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है ये 10 प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। अब इन प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके जहन में नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 9th 10th and 11th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep listening, and keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.